क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 निकालें। क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग कर दें। सब लोग 2 डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग करें। अब पहला पार्ट मुझे करके दें, इसमें 2 डेसिमल पे राउंडिंग कर दें। 248.367 है, तो ये हो जाएगा 248.37। आखिरी 7 को हटा दें। सिग्निफिकेंट फिगर 2 करनी है। सबसे पहले 7 को हटाएं, पीछे 7 हो जाएगा। ये वाला 7 हटेगा, पीछे 4 हो जाएगा। 4 हटेगा तो ये 8 रहेगा। 8 हटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये नंबर बन जाएगा 250। सिग्निफिकेंट फिगर वाला स्टेप कर दें। सर सेकंड वाले का आंसर भी 248.36 होगा। नहीं, सेकंड वाले में आपको लानी है 2 सिग फिग, तो 250 कर दो उसको, क्योंकि 0 जब आखिर में आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अच्छा, इसका क्या करेंगे? ये सब लोग देखिएगा पार्ट नंबर बी। सब लोग देखिएगा पार्ट नंबर बी कैसे होगा। एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ दिस 8.36 का क्यूब। 8.36 के क्लोजेस्ट नंबर सोचें। 8.36 का क्लोजेस्ट नंबर सोचें जिसका क्यूब रूट बगैर कैलकुलेटर निकल जाए। उसका एग्जैक्ट क्लोजेस्ट 8 रखेंगे और फिर 2 8 itself। हाँ, 8 इज सर गुड। और फिर क्यूब रूट उसका 2 होगा। और इसको 64 कर दें। ये वाला पार्ट करें।
सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये पढ़ें। इसको लाइट बंद कर दें। साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक वो है, एक साइमल्टेनियस को सॉल्व करने का एक तरीका तो एलिमिनेशन है, और दूसरा जो है, दूसरा तरीका जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन है। दो तरीके होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। अब जहरा के पास आंसर आ रहा है 2। बाकी लोग भी अपने आंसर निकालो और मुझे उसको ग्रुप पे बता दो, चैट पे।
इसमें जो आंसर आ रहा है, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2। मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। उसको रख के y निकाला तो y आ रहा है 3। अच्छा, अब उसके बाद जब आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाए, साइमल्टेनियस वाला, अब आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। पहले पार्ट में एलसीएम लेना है, दूसरे पार्ट में ना आपको सिंपल 7 को इधर लेकर आए, ऊपर 3 को नीचे ले जाएं। अच्छा, ये कह रहे हैं एग्जैक्टली हाफ वे। एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब होता है इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। देखो,
इवेल्युएट वाले पार्ट में आप एलसीएम ले लो, इवेल्युएट वाले पार्ट में आप एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करो। देखो एलसीएम लो और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, अगला पार्ट सिंपल है, उसका अगला पार्ट भी सिंपल है। देखो अब इसमें जो तीसरा पार्ट है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली हाफ वे, इसमें मैंने क्या किया कि दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। डिवीजन को फिर मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, चूंकि पेपर 1 है तो मुझे छोटी वाली वर्किंग शो करनी है।
चलो अब देखो, राइट 0.000, 3 जीरो है आफ्टर डेसिमल 186 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कैसे होता है? इसका तरीका ये कि आप प्लेसेस गिने, 000 3 प्लेसेस, 1 तक हो गए 4, तो आप लिखेंगे 1.86। तो जब आप उसमें 10 की पावर देने जाएंगे, जब आप 10 की पावर देने जाएंगे तो आप सिंपली क्या करें कि आपने जितनी प्लेसेस गिनी है 4, तो 10 की पावर उसके साथ आ जाएगी -4। डेसिमल को राइट लेके जाएं तो पावर में माइनस आता है, डेसिमल को लेफ्ट लेके जाएं तो पावर में प्लस आता है। फिर फॉर ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसे होगा? 8 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 पावर 8, 8 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 16 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस करें। अच्छा, आप मुझे पहले फर्स्ट पार्ट करके दें। अब इसमें जो पहला वाला पार्ट है, सही है, लेकिन पावर -7 क्यों? अगर हम यहां से गिने 1 2 3 4, 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल आया ना, तो 10 टू द पावर -7 होनी चाहिए, और सॉरी -4 होनी चाहिए ना। अब देखो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैसे होगा मैनेज? टी स्क्वायर का मतलब है कि आप नंबर का स्क्वायर कर दो। 1.86 10 पावर -4। अब देखो स्क्वायर कैसे मैनेज होता है। स्क्वायर का तरीका, स्क्वायर अंदर आएगा तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, पावर पे पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 16 हो गई। अब 64 में डेसिमल नहीं है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल को एक प्लेस पीछे मूव किया, तो ये पावर हो गई 17। तो ये वाले दो पार्ट जो है, ये पहले देखिएगा, पहला पार्ट और दूसरा।
अब देखो ये वाला पार्ट हम कैसे करेंगे जिसमें लिखा हुआ है t माइनस एस। यहाँ एक रूल समझ लें कि टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये जो बराबर में लिखा हुआ है, ये जो इस तरह के रूल्स है ये सब आप नोट सेक्शन में लिख सकते हो। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट साइंटिफिक नोटेशन, पावर ऑफ 10 शुड बी द सेम। अगर आपको अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस को प्लस माइनस करना है, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस को प्लस माइनस करना है तो उसमें जो 10 की पावर है वो सेम रखनी होगी। देखो यहाँ 10 की पावर 8 है, यहाँ 7 है, तो मैंने क्या किया 7 को 8 बना दिया और उसके लिए मैंने डेसिमल को एक प्लेस पीछे मूव किया, डेसिमल पीछे मूव हो गया, दोनों जगह 10 की पावर सेम हो गई। अच्छा रूल क्या है, अगर तुम डेसिमल को लेफ्ट लेके जाओ तो पावर डिक्रीज, पावर इंक्रीज कर जाती है। अगर डेसिमल को राइट लेकर आओ तो पावर, अगर डेसिमल को राइट लेके जाओ तो पावर डिक्रीज करती है और अगर लेफ्ट लेके जाओ तो इंक्रीज करती है। तो ये जो रूल है पार्ट नंबर 3, ये कॉपी करिएगा और वो रूल याद कर लें। ये रूल भी, ये रूल तो नोट सेक्शन में जाएगा और वो कॉन्सेप्ट याद कर लें कि अगर डेसिमल, अगर आप डेसिमल को, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर बढ़ेगी और अगर डेसिमल को राइट लेके जाएंगे तो पावर डिक्रीज करेगी। ठीक है, जब आप इसको रखते हो तो इसका मतलब क्या है, हमने ये जो कॉपी करा इसमें वो रूल याद कर लीजिएगा और चाहे तो पीछे लिख लें कि व्हेन डेसिमल इज मूव टू द लेफ्ट, व्हेन डेसिमल इज मूव टू द लेफ्ट, पावर ऑफ 10 increases. When decimal is moved to the left, power of 10 increases. Power of 10 increases. And vice versa.
चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब ये मेरे पास एक पिरामिड है और ये उसकी ऊपर वाली कैप मैंने अलग की और एक छोटा पिरामिड उसमें से काटा है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कहता है द डायग्राम शोज अ सॉलिड पिरामिड एल cut into two pieces M and N. तो अब वो कह रहे हैं द बेस ऑफ द पिरामिड L is a rectangle 9 by 12 centimeter. Perpendicular height of pyramid is 30 centimeter. Work out the volume of pyramid L. आपको लोग क्वेश्चन पढ़ो और वॉल्यूम का फॉर्मूला इसने ऊपर दिया है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो अब ये वाली चीज चेक करो। पहला पार्ट करो, फॉर्मूला लगाओ और उसमें वैल्यूज प्लग इन करके फिर मुझे उसका अपडेट दे दो। सर जब हम बेस एरिया कंसिडर करेंगे, हम 9 को 12 से ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? दोबारा पूछिएगा, बेस एरिया जब हम बेस एरिया लिख रहे होंगे, हम 9 को 12 से ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये तो 9 इंटू 12 है ना, वो है ना रेक्टेंगुलर बेस है ना, इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 करेंगे। इसका आंसर कंपेयर करें। वन 1080 सही है। पहले पार्ट का आंसर है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। सर्च पोस्ट एग्जाम सर्च था। किसी भी चीज को करना नहीं, इसमें ऐसा होता है जमात के ना, इन्होंने कुछ फिक्स फॉर्मूला दिए हुए हैं, वो मैं आपको सिलेबस की स्क्रीनशॉट आई विल ट्राई टू सेंड। इन्होंने बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमेशा बताएंगे, ऐसा नहीं होता कि वो देते। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमेशा देते हैं और कुछ हैं जो कभी नहीं देते। जैसे अब यहाँ आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी कभी कभी नजर आएगा,
तो ये इनके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वो बेहतर वैसे यही होता है कि सारे फॉर्मूला याद कर लिए जाए, क्योंकि उसमें टाइम भी बच जाता है। तो अब ये जो अगला पार्ट है, देखिए अब अगले पार्ट पे आ जाए। लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड M इज 1/3 ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पिरामिड L। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ M एज अ फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ L। अब ये कैसे होगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट। अब ये सिमिलर फिगर का सवाल है। देखो अगर आप इसको यहां से देखो तो ये वाला बड़ा वाला पिरामिड पूरा जो है, ये वाला पिरामिड और ये पिरामिड, ये सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलर फिगर्स में वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। तो जब आपको वॉल्यूम्स का रेशो लगाना हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्यूब लगाना चाहिए। V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। तो जब आप ये लगाएंगे तो उससे आपको वॉल्यूम का रेशो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का ये वाला रेशो और वॉल्यूम का ये वाला, ये दोनों रेशोस जो है वो क्यूब पर आ जाएंगे। तो आप इसको क्यूब पे रेशो कर दो। नीचे पढ़ो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड N। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड N। ठीक है, अब सॉलिड N का वॉल्यूम, अच्छा पहले रेशो बना लो, फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड N, क्योंकि आपके पास एक का वॉल्यूम पीछे है, तो जब आप रेशो बना लोगे तो उसमें डालकर दूसरा वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। पहले आप रेशो बना लो। देखो आपने क्या किया, V1/V2, V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का होल क्यूब। उसने रेशो खुद दी हुई है 1/3, 1/3 रख दिया, ये 1/27 हो गया। अब देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड N। अब ये सॉलिड N क्या चीज है, जरा इसको देखें ऊपर आके। सॉलिड N ये है, देखो ये जो बच गया ना नीचे ये वाला, ये। अब ये बड़ा सिंपल है निकालना। क्यों? क्योंकि देखो आप क्या करो कि बड़े पिरामिड का वॉल्यूम माइनस छोटे पिरामिड का वॉल्यूम, इस छोटे पिरामिड और बड़े पिरामिड को माइनस करो, तो ये जो बचेगा वो होगा सॉलिड N का वॉल्यूम।
अब आपने क्या करना है कि इस बड़े वाले का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम निकालें और उनको ना सब्ट्रैक्ट कर दें। सर ये लार्जर पिरामिड वॉल्यूम और ये स्मॉलर पिरामिड वॉल्यूम कैसे निकला है? अब सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिएगा, वो क्वेश्चन मैं मिस कर गया था। क्वेश्चन रिपीट सर करिए। वो लार्जर पिरामिड और स्मॉलर पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकला है? वो तो हमारे पास देखें बड़ा सिंपल है ना, क्योंकि रेशो क्या है 1:27। 1:27 का मतलब है बड़ा पिरामिड 27 है और छोटा पिरामिड 1 है, तो माइनस कर दें तो आपका पास 26 आ गया। रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो लगाकर भी आप उसको कर सकते हैं, और आपके पास 26/27 हुआ और आंसर आ गया 1080। आपके पास पहले आया हुआ है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि 1080 जो है ना, ये जो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड एल, वो बड़े वाला जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम आपके पास है। आपने सिर्फ ये रेशो निकाली है उस सॉलिड एन की, जो सॉलिड एन है उसकी आपने रेशो निकाली है। आपके पास 1080 पहले से था। सब लोग इस वाले पार्ट को कंप्लीट करें। सर ये रेशियो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल कौन कौन सी जगह पे यूज होता है? जहां पर भी आपको रेशो दिखे, जैसे देखो ऊपर देखो, V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 होल क्यूब, इसको कहते हैं रेशो। जहां भी रेशो दिखती है ना, तो वहां पर आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाना कहाँ पड़ता है? जहां आपको टोटल निकालना हो या कोई एक क्वांटिटी निकालनी हो, तो जब दो चीजों के बीच में रेशो दी हुई होती है 1:2, 1:3, 1:5, तो वहां इसको लगाना चाहिए ताकि वो जो अगर कोई अननोन है तो उसमें निकल आए। हमने 1080 यूज किया है। अच्छा, बी पार्ट ये बता दें जबात, बी पार्ट 1 का पूछनी है, बी पार्ट 2 का ये बता दें। सर बी पार्ट 1, बी पार्ट 1। बी पार्ट 1 में तो आपको जरूरत नहीं ना, क्योंकि पढ़ो एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ एम। एम के आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज अ फ्रैक्शन। तो अगर मुझे एज अ फ्रैक्शन निकालनी है तो 1080 की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं इसको इंटू 1080 कर दूं तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं रहेगी, फिर तो ये छोटे वाले का वॉल्यूम निकल आएगा। तो जब आपको आंसर फ्रैक्शन में निकालना है, अगर आप इसको पढ़ें
तो अगर आपको आंसर निकालना है इन फ्रैक्शन, अगर आप इसको पढ़ो, देखो एज अ फ्रैक्शन, तो अगर एज अ फ्रैक्शन निकालना है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक्चुअल नंबर है ना। तो अगर एक्चुअल नंबर पे जाओ। Okay, sir. Okay, sir. अब इसमें सब लोग देखें, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ ले सब लोग। फर्स्ट वाले का आंसर देखो फर्स्ट वाले का आंसर कैसे, हाँ सिंपल बता दो, 3 रख दो ए की जगह, बी की जगह -7, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं रीअरेंज करो और आर को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको रीअरेंज करके आर को सब्जेक्ट बना दो। अब देखें इसका ये वाला पार्ट देखिएगा, ये तो आंसर आ गए। अब इसमें रीअरेंज करें और जब आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। तो ये वाली स्क्रीन देखें,
इवेल्युएट 3 power minus 2, 125 to the power 2 upon 3. ठीक है, अब इसको पहले इसको करो 3 पावर माइनस 2, ये कैसे सॉल्व होगा? 3 पावर माइनस 2 सॉल्व होगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर से। हाँ, फर्स्ट वन इज 1 अपॉन 9, सही है। दूसरा जो है वो है 125 की पावर 2 अपॉन 3, उसको लिख लो पहले 5 का क्यूब। जो 125 होता है वो होता है 5 का क्यूब, उस पे पावर होगी 2 अपॉन 3, फिर 2a स्क्वायर b पावर 5 अपॉन 18a4b। अब ये जो पावर है ना 1 अपॉन 2, इसको अंदर लाओ और इसको हर एक पे अलग अलग करते जाओ। और ये 2 और 18 को तो तुम मैनुअली काट सकते हो, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 9, इसको तुम मैनुअली काट दो। सब लोग ये वाला लास्ट पार्ट कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट करें। अब देखें जो पावर के सॉल्यूशंस होते हैं, जब आप पावर पे काम करते हैं, देखें तो आपने 2 और 18 को तो मैनुअली काट दिया, ऊपर b की पावर 5 है, नीचे की p की पावर कुछ नहीं तो 1 है। हमने इंडिसेस में क्या सीखा हुआ है कि ऊपर नीचे जो पावर्स होती हैं वो माइनस होती हैं, तो ऊपर b की पावर 4 रह गई, नीचे a की पावर 4 है, a का स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2 हो गया। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो,
6 square meter of carpet cost $258. वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 10 स्क्वायर मीटर। अब ये सिंपल रेशो का क्वेश्चन है। आप क्या याद रखो कि 6 की कॉस्ट $258 है, तो 10 की कितनी होगी? नीचे दिया हुआ है 1 दिरहम इज इक्वल टू $0.30। अमीन चेंजेस $90 into dirham. कैलकुलेट द नंबर ऑफ दिरहम दैट अमीन रिसीव। इसको भी आप रेशो से कर दोगे। बेसिकली इसको कहते हैं डायरेक्ट रेशो। डायरेक्ट रेशो का ये सवाल है और आप इसको लगाकर ये दो पार्ट पहले कंप्लीट करो। मैंने इसमें रेशो लगाया और मेरे पास आ रहा है 300 दिरहम। चले पढ़े। Sabah is filling a tank with water. It takes 20 minutes to fill the empty tank when the water flows at a rate of 2.4 liter per minute. Calculate the time it will take to fill the empty tank if the water flows at a rate of 4 liter per minute. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ये भी रेशो है।
देखो अब इस सवाल में क्या है कि वो कह रहे हैं 20 मिनट लगे जब हमने खाली टैंक को भरा, वाटर का क्या रेट था 2.4 लीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 2.4 लीटर ट्रांसफर हुए, तो उसमें कितना टाइम लगा टैंक को भरने में 20 मिनट। अगर हम अपने रेट को 4 लीटर पर मिनट कर दें, 4 लीटर पर मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में 4 लीटर, तो फिर रेशो लग सकती है। तो अगर हमारे पास ये रेशो लग जाए टू फिल द टैंक, अब हमें ये नहीं पता कि टैंक का टोटल साइज कितना है, लेकिन वो तो सेम ही होगा, क्योंकि आप जब देखो ऊपर 2.4 है, वही टैंक नीचे भी है। तो अब इस वाले पार्ट को, ये रेशो का पार्ट है 33.3, तो इसको रेशो लगाओ। पहले लगे थे हमें 20 मिनट्स और अब हमें बताना है कि नए केस में कितना लगेगा। देखो इनवर्स रेशो केस, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये ख्याल रखिएगा कि सवाल में रेशो उल्टी लगेगी। ये बड़ा टेक्निकल सा मसला है कि दो तरह की रेशो होती हैं, एक कहलाती है डायरेक्ट रेशो और एक कहलाती है इनडायरेक्ट रेशो। इन दोनों में क्या फर्क है? होता क्या है कि जैसे आपने पता किया, द शॉपकीपर सेज कि जी वन बुक कॉस्ट 20 रुपीज, तो 2 बुक्स विल कॉस्ट 40 रुपीज। इसको कहते हैं डायरेक्ट रेशो। आपने बुक्स डबल कर दी तो कॉस्ट भी डबल हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर एक जॉब है, कोई दीवार बन रही है या कोई और चीज है, उसको 5 लोग बना रहे हैं, 5 पीपल आर मेकिंग अ वॉल, और उनको लग रहा है 1 हफ्ता। तो अगर मैं लोग डबल कर दूं, 10 कर दूं, तो फिर जाहिर है कि टाइम कम हो जाएगा। यानी कुछ केसेस में क्या होता है कि आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। वो फूड गैरिजन वाला एक सवाल होता था क्लास 8th में कि जी अगर एक गैरिजन में सोल्जर्स डबल कर दें, अगर एक गैरिजन में सोल्जर्स को डबल कर दें तो जो फूड है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब डबल लोग खाएंगे तो जल्दी खत्म होगा। इसको कहते हैं इनवर्स रेशो। अब इस सवाल की ट्रिक ये है कि अगर आप सवाल को पहले देखो, सवाल की ट्रिक क्या है, अगर आप रेट बढ़ाएंगे, अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। देखो जब तुम 2.4 लीटर वाले रेट से भर रहे हो तो कितना टाइम लगा 20 मिनट, लेकिन अगर तुम अपना रेट 4 लीटर पर मिनट कर दोगे तो फिर क्या होगा कि ये जो टाइम है ये कम हो जाएगा। इसको ज़हन में रखो और अब सॉल्व करो। जो डायरेक्ट रेशियो होती है ना वो क्रॉस में लगती है, और जो इनवर्स रेशियो होती है वो सीधी सीधी लगती है। 220 जो है 22.4 से मल्टीप्लाई होगा और जो x है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो सर हमें कैसे पता कि कौन से केसेस में इनवर्स रेशियो केस लगाना है, किसमें डायरेक्ट? इसमें दैट्स अ गुड क्वेश्चन। असल में सवाल पढ़ के पता चल जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि जिन सवालों में टाइम होता है, अब तुम एक काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अपनी स्पीड डबल कर दो तो टाइम कम लगेगा ना, तुम कहीं जा रहे हो, तुम गाड़ी की स्पीड डबल कर दो तो टाइम कम लगेगा। ये इनवर्स है। इनवर्स सवाल पढ़ के पता चल जाता है। लेकिन अगर तुम दो किताबों की जगह इफ यू बाय 4 बुक्स तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेजॉरिटी केसेस आर डायरेक्ट बट सम केसेस आर इनवर्स ऑल्सो। इनवर्स केसेस सवाल पढ़ के पता चलता है। ज्यादातर जो टाइम इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर जो टाइम का वर्क होता है, ज्यादातर जो टाइम का केस होता है वो इनवर्स होता है।
हम इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये तो सेट्स का क्वेश्चन है, अभी सेट्स किए नहीं। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट? हम ये कर लेते हैं 23 वेक्टर वाला टॉपिक हमने किया हुआ है, तो अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23। सब लोग क्वेश्चन नंबर 23 एक मर्तबा रीड कर लें। Q minus P. सॉरी, मैंने इसको गलती से म्यूट कर दिया था। हम इसका जो पार्ट 2 देख रहे हैं, QS एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। इसमें रेशो आ रही है PS रेशो SR इज 1:3। अगर ये ऊपर आके देखें, अगर ये वाली साइड 1 है
तो ये वाली साइड 3 होगी। तो ये पूरी जो लेंथ है P से लेकर R तक, ये टोटल लेंथ होगी 4। अब आप अगर इसका रेशो बनाएं तो कैसे बनाएंगे? पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये है 1/4। पी एस अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/4, क्यू उस तरफ ले जाएं। अब पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस, वो हेड टू टेल बनाएं और उसमें वैल्यूज प्लग इन करें और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दें। सब लोग पार्ट 2 करें, इसमें जहां रुके मुझसे पूछ ले। पार्ट 2 शुरू करें। सर पी आर इक्वल्स टू ओ क्यू कैसे हो गया? वो इसने बोला था कि ये पैरेललोग्राम है। देखो आप पढ़ो, ही सेड इट्स अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड पी आर और ये साइड ओ क्यू, ये आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए अब ये पढ़े, T is a point on QS extended such that QT is equal to 4/3 QS। अच्छा, उसने बोला है कि T is a point on QS extended, इसका मतलब आप QS वाली लाइन को अगर एक्सटेंड कर देते हो इस तरफ, आगे की तरफ, तो उस पर कहीं होगा T is the point on QS such that QT is equal to 4/3 QS। QT is equal to 4/3 QS। वो कह रहे हैं इस लाइन को ना एक्सटेंड कर दो। तो तुम क्या करो कि इस लाइन को तुम पेंसिल से ऐसे एक्सटेंड कर दो लाइक दिस। वो कह रहे इस पर कहीं यहां पर आकर टी आ जाएगा पॉइंट, और फिर वो रेशो लगा दो। देखो ये एस टी है,
ठीक है, अब जरा इसको चेक करो, और इसमें जो है, अब इसमें वो कह रहे हैं QT इज इक्वल टू 4/3 QS, तो एक्सप्रेस PT एज सिंपल एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ P and Q। अब आप इसमें यही रेशो मेथड लगाओ। अब ये कैसे होगा, देखो QT इज इक्वल टू 4/3 QS, तुम QS पिछले पार्ट में निकाल चुके हो और उसको यहां पर ले आओ, पुट कर दो, QT निकल आएगा। जब QT निकल आए तो फॉर्मूला बनाओ PQ प्लस QT इज इक्वल टू PT, उसमें PT को सब्जेक्ट बना लो और फिर सॉल्व कर दो। इस वाले पार्ट नंबर B पार्ट 1 को सब लोग कंप्लीट करो। What can you conclude about the points O, P and T? अब इसमें देखो, अब अगला पार्ट पढ़ो, वो कह रहे हैं कि आप उसके बारे में आप कंक्लूजन ड्रॉ करें कि आप इनके बारे में क्या बता सकते हैं। देखो PT है 1/3 P, OP है P, तो दोनों में लेटर सेम है। जब हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट किया था, जब वेक्टर पढ़ा था, तो अगर ये लेटर सेम हो, अगर दो वेक्टर्स का लेटर सेम हो, तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। इनमें एक तो लेटर सेम है, फिर आप देखो इसमें आ रहा है PT और इसमें भी आ रहा है OP, यहाँ पर भी कैपिटल P है, यहाँ पर भी कैपिटल P है। जो दो अलग अलग पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें ये नहीं हो सकता कि उनमें लेटर कॉमन हो, कैपिटल लेटर कॉमन। उसका मतलब है कि ये पैरेलल भी है, दे आर पैरेलल एंड कोलिनियर। तो मैं रिपीट करूंगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो वेक्टर्स में स्मॉल वाला लेटर सेम हो जाए तो उसका मतलब है कि ये पैरेलल है, और अगर कैपिटल लेटर सेम हो जाए, और अगर कैपिटल लेटर सेम हो जाए तो उसका मतलब होता है कि ये कोलिनियर है। तो ये वाली वर्किंग शेयर हो जाएगी। तो ये वाली वर्किंग शेयर कर लें, फिर हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसको शेयर कर लें, फिर इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।